बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं दिली तौर पर माजरत खा हूँ कि मुश्किल पेश आ रही है। मैंने आप भाइयों बहनों की क्लास को बर वक्त लेने के लिए सुबह 11 बजे एक और सिटी से सफ़र शुरू कर दिया था, और फिर मैं यहाँ 3:30 तक पहुंचा हूँ और फौरी तौर पर मैंने अपना जो है वो क्लास को स्टार्ट कर लिया था। तो अब वो उसके बाद से कोई कनेक्शन का मसला है कि वो अ, जो है वो आप तक आवाज़ नहीं पहुंची। कई बार ज्वाइन हुआ हूँ फिर डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, तो इसलिए इस जो है वो यानी मेरे बर वक्त पहुंचने के बावजूद ये सूरत हाल थी। तो आप दुआ करें कि हम आज के की क्लास को पूरा कर सकें सहूलत के साथ। जहां हमने बात गुज़श्ता सेशन में ख़त्म की थी, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। आप में से कोई भाई या बहन अपना आर्टिकल वो ज़रा अटैच कर ले ताकि मैं थोड़ी सी उस पर बात कर सकूं। गुज़श्ता सेशन के आखिर में हम बात ये कर रहे थे कि हमने आप के मुताले का आगाज आर्टिकल को सर्च करने, डाउनलोड करने और उसके मुताले से करवाया है। तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि मैंने डायरेक्ट आपको बगैर किसी तारुफ के, बगैर किसी उसके फायदे नुकसान बताए आपका जो है वो ये सिलसिला शुरू करवा दिया। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ी सी उस पर तौजीह पेश करूंगा और फिर हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा। तो कोई भी भाई बहन अपना आर्टिकल यहाँ अटैच कर ले, उनको एक्सेस दे दिए जाए। बिल्कुल पहले पहले आप जो है वो इसके जो टाइटल पेज पर आइए। अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले हमने ये बात की थी कि रिसर्च के मामले में एचईसी का रोल क्या है, क्योंकि हमने रिसर्च को जो तरबियत ले रहे हैं उसको हमने कोई जनरल किस्म की, कोई नॉर्मल किस्म की, कोई जो जो रिवायती किस्म की रिसर्च ना हमने समझनी है ना हमने करनी। इसी वजह से हम अपने हदफ पर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है कि एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका रिसर्च के अंदर क्या रोल है और क्या उसका ताल्लुक है इसके साथ। तो एचईसी चूंकि तमाम यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करता है, उसके सिलेबस जो हैं वो एचईसी डिजाइन करता है, डेवलप करता है, इन्फोर्स करता है। उसको फॉलो करना बाहर सूरत लाजिम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो। और यूनिवर्सिटी जो होती है बुनियादी तौर पर वो कोई किताबें पढ़ाने के लिए, कोर्स पढ़ाने के लिए, बेसिक किस्म की फंडामेंटल नॉलेज डिसेमिनेट करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। बल्कि यूनिवर्सिटी का जो मकसद है वो है क्रिएशन ऑफ नॉलेज। कि वो अब कॉलेज का जो लेवल है वहां तक नॉलेज की डिसेमिनेशन हो रही होती है, यानी तालीम को फैलाया जा रहा होता है, तालीम को बस नई नस्ल तक पहुंचाया जा रहा होता है कि ये इस तरह है और इस तरह नहीं। लेकिन क्या है कि जब यूनिवर्सिटी का लेवल आता है तो उस वक्त हर कोई रिसर्च स्कॉलर होता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। और उसके अंदर जितनी भी डिग्रीज
अवार्ड की जाती हैं, ऑफर की जाती हैं, वो सब भी रिसर्च की डिग्रीज हैं। वो भी कोई यानी किसी कोर्स की डिग्री नहीं। तो अब जो रिसर्च स्कॉलर है वो रिसर्च करेगा और वो नॉलेज को क्रिएट करेगा, इनिशिएट करेगा, चीजों को इनोवेट करेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अंदाज में वो भी चंद पहले से लिखी हुई किताबें पढ़ के समझे कि मैंने डिग्री कर ली। अभी तक आर्टिकल अटैच नहीं हुआ। सर करा है मैंने, चैट में सेंड किया। मेरे जी, ख्याल से आप शकील सेंड साहब आप करें स्क्रीन और शेयर कर हमारे सकते हैं, तो शकील साहब आप कर दें। शकील साहब मौजूद नेट हैं? की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, आवाज अप डाउन हो रही है, इस वजह से वे भी नहीं अटैच हो रहा। चलें, जब हो जाएगा तब देख लेंगे, अभी बात जारी है। जी खमसा कुद्दूस है, हाँ जी। तो टेप अटैच कर दिया। जब यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस हुआ जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज, तो क्रिएशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है रिसर्च करना, इनोवेशन करना, और चीजों को जो है वो नए जमाने के अंदर नए अंदाज से देखना। तो इस वजह से इसका माना ये हुआ कि एचईसी बुनियादी तौर पर कस्टोडियन है तमाम यूनिवर्सिटीज की अंदर होने वाली रिसर्च की जो है वो सुपरविजन और उसकी जो निगरानी है वो उसने करनी। तो इस वजह से एचईसी एक लिहाज से वो इस बात का जो है वो कस्टोडियन है, जिम्मेदार है कि वो ओवरऑल अपनी निगरानी में तमाम इदारों से अपने जो मातहत इदारे हैं उन से जो है वो रिसर्च करवाए, और मुल्क के अंदर जितने भी इश्यूज हैं उनकी जो है वो रिसर्च हो, और इसी तरीके से दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए जिस किस्म की रिसर्चेज की जरूरत है, तो ये एचईसी जो है वो उसको डिवेल्प करवाए। अब उसके लिए उन्होंने जो कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया है वो ये है कि हम कोई भी बंदा जो भी रिसर्च करेगा, तो वो ना तो अपनी ज़ौक और मिजाज के मुताबिक रिसर्च कर सकता है, ना उसकी रिसर्च को एक्सेप्ट किया जा सकता है, और ना ही इस तरह की रिसर्च को रिकग्नाइज किया जा सकता है। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने रिसर्च के लिए तमाम जो है फॉर्मेलिटीज और एसओपीज और उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे सारे उन्होंने डेवलप किए, और फिर ये कहा कि अब इन रूल्स के मुताबिक, इन फॉर्मेट्स के मुताबिक, इन फॉर्मेलिटीज के मुताबिक हम जिस जर्नल को, जिस मजल्ले को हम रिकॉग्नाइज और अप्रूव करेंगे, तो वही जो है वो एक मेयारी रिसर्च का आइकन और सिंबल बनेगा। वरना ये है कि वो रिसर्च जो है वो किसी जो है वो काबिल एतबार या काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा वो बहुत सारे शराइत के बाद और बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद, बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म के बाद फिर किसी भी जर्नल को एचईसी रिकॉग्नाइज करता है, अप्रूव करता है, और फिर साथ ही वो कैटेगरी भी उसको असाइन करता है। यानी रिसर्च की स्टैंडर्ड वाइज बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और वो डब्ल्यू से स्टार्ट होती है और जेड तक जाती है। तो डब्ल्यू के अंदर भी फिर आगे मजीद कुछ सब कैटेगरीज हैं। तो अब सबसे जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड की जो डिग्री होगी वो डब्ल्यू कैटेगरी के रिसर्च जर्नल के अंदर पब्लिश हो। उससे कम अगर उसका स्टैंडर्ड है तो वो एक्स कैटेगरी के जो है वो जर्नल के अंदर पब्लिश होगी। उससे नीचे है तो वो वाई, और उससे नीचे जी। तो इस तरह करके ये एक पूरे का पूरा जो है एक समझो कि मैकेनिज्म है, और इसी के मुताबिक कोई भी जर्नल अप्रूव किया जाता है, और उस तरह के जर्नल के अंदर पब्लिश होने वाली जो रिसर्च है वो अपनी वर्थ जो है वो पैदा करती है, और उस के मुताबिक जो है आगे जो किसी बंदे का केपीआई है, जो उसके
जो उसकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं वो वहां से मुकर्रर होते हैं। चुनाचे यूनिवर्सिटी के अंदर बंदे की अपॉइंटमेंट से लेके उसकी हर तरह की प्रमोशंस का, सबका जो कंसर्न है, सबका जो ताल्लुक है वो रिसर्च से है। तो अगर आपके पास आर्टिकल्स हैं तो आप जो है वो लेक्चरर हैं, लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर लेक्चरर से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रमोट होने के लिए फिर आर्टिकल्स, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पर प्रमोट होने के लिए आर्टिकल्स, हत्ता कि आप वीसी शिप आपको मिल रही है तो भी आपकी रिसर्च से ही आपका एक कैलिबर और आपका जो वर्थ वो मुकर्रर की जाएगी। तो इस वजह से ये है कि ये एक दुनिया है और एचईसी जो है इसी के लिए अपनी सारी एफर्ट और सारे जो उसके जो सिलेबस डिजाइनिंग है, जो उसकी ग्रांट्स हैं, जो उसकी जितनी भी जो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे रिसर्च के साथ जोड़ के चलते हैं। रिसर्च बीच में नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अब इसी के अंदर अगर एक तरफ ये जो रिसर्च की जो पब्लिश सूरत में जो एक जो रिसर्च प्रोड्यूस होती है, तो फिर रिसर्च की डिसेमिनेशन के लिए फिर आगे मुख्तलिफ और तरीके वजह किए जाते हैं। मसलन वो जो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस वो कंडक्ट कराई जाती हैं, उसके लिए एचईसी फंड्स जारी करता है। यूनिवर्सिटीज जो है वो अप्लाई करती है, जिनको वो फंड्स मिल जाते हैं वो कोई ना कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती हैं। उसके अंदर जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी फील्ड के मुताबिक, उस दी गई थीम के मुताबिक, और वो थीम ऐसी होती है कि इस वक्त तमाम लोगों को, तमाम प्रोफेसर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को इस तरह की रिसर्चेज प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो वो जो है वो इस मकसद के लिए रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं, और तरह तरह की एक्टिविटीज जो है वो हमेशा जारी रखी जाती है। फिर उसके बाद जो रिसर्च के लिए दीगर ममालिक के साथ कोलेबोरेशन किए जाते हैं, कोलेबोरेटिव प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, अपने जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका एक्सचेंज किया जाता है, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए बाहर भेजा जाता है। और ये सारी चीजें, यानी आप जब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया और ये कैरियर किस तरह का है। तो इसी तरह अपने स्कॉलर्स को बाहर भेजने के लिए ट्राई किया जाता है, और यानी सारी की सारी जो एफर्ट है उसका महवर वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है। तो इसमें एक बात आपको समझ आई कि एचईसी ने जो गोया के एक बेसिक इनिशिएटिव जो लिया है वो उसका जर्नल्स का है। अब जो जर्नल है ये एचईसी के लिए भी जो है वो इतनी वो बाइख्तियार नहीं है कि वो अप्रूव कर दे, बल्कि उससे पहले एक जो इंटरनेशनल जो एक समझो कि हब है या एक सेंटर है, वो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ओजेएस के नाम से। तो आप जब कोई भी जो रिसर्च है, सॉरी, जो जर्नल है उसको आप अप्रूव कराना चाहते हैं तो एचईसी की रिक्वायरमेंट्स में से है तो आप पहले ओजेएस से वेरीफाई होकर आए। ओजेएस पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने जो कुछ जर्नल्स हैं, जो कुछ डमी जर्नल्स हैं, आप उस पे आप उनको अपलोड करेंगे, और उसमें फिर उनकी अपनी शराइत हैं, अपने मसले मसाइल हैं, और वहीं से किसी भी जर्नल को एक आईएसएसएन नंबर जो है वो इशू किया जाता है। जो आप किसी भी जर्नल पे आईएसएसएन नंबर देखते हैं तो ये इसका माना ये है कि एचईसी भी उस वक्त लेगा जब उसके ऊपर ओजीएस ने उसको रिकॉग्नाइज किया होगा और इसको आईएसएसएन नंबर इशू किया होगा। तो आईएसएसएन नंबर लेकर फिर आप अप्लाई करते हैं अपने एचईसी को, और एचईसी फिर देखता है तो आपको अप्रूव भी करता है और कैटेगरी भी उस वक्त असाइन करता है।
तो अब इसलिए जब आपको हमने ये कहा कि आप HEC अप्रूव्ड जर्नल को जाएं, उसको आप एक्सेस करें, एक्सेस करके उसमें आप जर्नल को खोलें, जर्नल को खोल के आप आर्टिकल पे जाएं और आर्टिकल को खोल के आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप उसको फिर पढ़ें और फिर पता चलेगा कि आपने सही आर्टिकल को पढ़ा है। तो ये था वो सफर कि जो हमने आपको बताया, बगैर आपसे तय करवाया। और इसका माना यह है कि हम आपको वही वाली रिसर्च पढ़वाना चाहते हैं, वही करवाना चाहते हैं जिसकी रिकग्निशन और जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी वो इंटरनेशनली है। और यहाँ से आप अपनी जो जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो ये आपको फिर गोया के आप पहुंचते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आप नेशनल जर्नल्स की तमाम कैटेगरीज में अगर आप हो गए हैं, और उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनको अप्रोच करते हैं। उसमें फिर उन लोगों आगे फिर एक और दुनिया है, उसको मैं फिलहाल नहीं छेड़ता, कि स्कूपस जर्नल्स कौन से होते हैं, इंडेक्स जर्नल्स कौन से होते हैं। और इसी तरह जो स्कूपस की फिर अपनी कैटेगरीज हैं। और ये है कि फिर आपकी अगर आपकी आर्टिकल पे साइटेशन आती है, तो आपकी साइटेशन के मुताबिक आपकी फिर जो इंटरनेशनली आपको किसी जगह अप्लाई करना है, तो आप ये बताते हैं कि मैंने स्कूपस जर्नल के अंदर मेरा आर्टिकल उसकी जो है वो कैटेगरी फलां में मेरा पब्लिश हुआ है और इतनी मेरी साइटेशन है। तो इससे आप इंटरनेशनली कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं या आपको वहाँ जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये है कि आप अगर यहीं से शुरू करेंगे तो आपका रुख फिर इसी तरफ रहेगा, आपका जो रास्ता भी यही होगा और आपकी मंजिल भी यही होगा। तो इसके लिए अब आप एक बड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाएं, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी सोच के साथ। उसके बाद में अब आपसे थोड़ा सा, आपको माशाल्लाह हमने अर्ज किया कि आप 2 दफा इस एक आर्टिकल को पढ़कर आए, तो तकरीबन सबकी रिपोर्ट हमारे पास है कि सबने इसको पढ़ा है। चंद एक की उसमें डेफिशिएंसी भी है, लेकिन ओवरऑल अक्सर लोगों ने इसको पढ़ लिया है और अच्छी तरह देख लिया। अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब आर्टिकल को पढ़ा तो आपको इसमें इसका जो फॉर्मेटिंग है, इसके लिहाज से आपको इसमें क्या नया नया महसूस हुआ? क्योंकि देखिए ना कि एक होता है किसी फिक्शन मैगजीन के अंदर कोई भी स्टोरी छपी है, कोई नॉवेल उसके अंदर जो है वो पब्लिश हुआ है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अखबार के अंदर एक मजमून छपता है। फिर आप देखते हैं कि कोई फीचर छपता है। फिर आपने देखे होंगे कि मजहबी रिसालों के अंदर मजामीन छपे होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। तो हर एक की फॉर्मेटिंग और उनका जो स्टाइल है और उसका जो एक स्ट्रक्चर है, वो जाहिर है कि एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह की जो है वो नजर से आप जायजा लें अपने आर्टिकल का, तो आपको इसके अंदर क्या आपको न्यू महसूस हुआ, तो जरा इरशाद फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है शकील साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। जी सर, जो आर्टिकल के हवाले से अभी आपने जैसे इरशाद फरमाया, तो देखिए सर, एक तो इसका जो है ना, जैसे हम देखते हैं मुताला करते हैं तो नज़र में ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में वो आता है, जचता भी है। और सबसे अहम चीज़ जो एक आर्टिकल के अंदर होती है सर, वो हर एक छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात वो बाहवाला होती है, विद रेफरेंस होती है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ही ज्यादा एक अथेंटिक चीज है। तो इसका ये एक सबसे बेहतरीन चीज। दूसरा है इसमें ये है सर कि
जो भी मतलब पैराग्राफ है तो वो उसका अपना एक अंदाज है, इक्तिबास है तो उसका अपना एक अंदाज है, अरेबिक है तो उसको अपने ही रस्मुल खत में वो डाला हुआ है। तो ये चीज़ें भी ऐसी है कि जो नज़र में भी वो ज़्यादा अच्छी आसानी से आती है, और फिर बंदा उसको दूसरों चीज़ों से दूसरे मतलब आर्टिकल पैराग्राफ्स वगैरह या दीगर चीज़ों से भी उसको आसान अंदाज में वो देख सकता है, फ़र्क भी उसमें महसूस कर सकता है, बजाय दीगर आर्टिकल्स या जो आपने जैसे फरमाया कि हम रसायल और जराइद में जिस तरह वो देखते हैं ना, तो उसके अंदर तमाम चीजें एक ही रस्मुल खत में एक ही तरह से एक ही लाइन में एक ही जैसी हमें नजर आती है, तो उसमें उस तरह से वो चीजें पता नहीं चलती जिस तरह एक आर्टिकल के अंदर वो चीजें हमें मालूम होती है। और इसके अलावा एक और अहम चीज है कि वो ये है कि सर के जो भी आर्टिकल, जो भी उसका लिखने वाला होता है, ऑथर होता है या को ऑथर्स होते हैं, तो उसके आखिर में जो उसका वो खुलासा पेश करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, आपको पूरा वो आर्टिकल आसानी के साथ समझ में आ जाता है, और उसके साथ जो वो अपनी इस चलिए, तहकीक के शुक्रिया जरिए से कुछ। वकील साहब, शुक्रिया शुक्रिया, अच्छी बातें की आपने। इंशाल्लाह हम और भी चंद अ, जो है वो शुरका को चांस देते हैं, ताकि ये जो तस्वीर हम बनाना चाहते हैं वो टुकड़े टुकड़े करके पूरी हो जाए। तो यहाँ एक बहन का यहाँ पर नाम आ रहा है, अस्मा अदनान। आपके लिए मुमकिन हो तो आप बताइए कि आपने आर्टिकल को फॉर्मेट के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसा देखा और क्या चीज आपने नोटिस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने जो है आर्टिकल को जो है फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत जो है मुनफरिद पाया। इसमें जो है हमें माश के बारे में बताया गया कि हमें जो है एक तो हवाला जात का इस्तेमाल किया गया, दूसरा हमें जो है जरिए माश के बारे में बताया गया, और जो है हमें हलाल और हराम के बारे में बताया गया। और जो ठीक है, है ठीक है, शुक्रिया। इस बात को, आपके एक पॉइंट हो गया, थोड़ा और किसी को चांस देते हैं। जी अभी हमें बताएंगे, यहाँ एक नाम है फैसल। फैसल साहब बताएं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, फॉर्मेट के लिहाज से आपने क्या देखा कि आर्टिकल क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? आपकी भी आ रही है और बहुत सारे और लोगों की भी आ रही है। जी जी, फरमाइए फरमाइए, आप शुरू करें, 1 मिनट है सिर्फ। जी फरमाइए ना। सर मैं आ रही जी आवाज नहीं आ रही, तो हाफिज अब्दुल्ला नाम के एक शरीक हैं, वो फरमाएं। जी हाफिज अब्दुल्ला बोल रहे हैं। उनकी भी आवाज नहीं आ रही। जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, सर मैं बताऊँ। जी सर। फरमाइए। सर एक तो मुझे ये, सर ये आर्टिकल जो जर्नल है बेसिकली एक तालीमी मसले को उसने लिया हुआ है, कोई भी आर्टिकल देखिए, फिर उसने उसके बारे में कंसाइज और इंफॉर्मेटिव होता है इसका जो थीम होती है सारे आर्टिकल की, फिर ढूंढिए एक मसला है उसके बारे में उसकी उन्होंने बताया है कि ऑनगोइंग चैलेंजिंग चैलेंजिंग क्या है इस मसले को रिजॉल्व करने में, और इस वक्त जो है हम करंट सिचुएशन क्या है
और ऑथर ऑथर ने अपने बारे में सारा ऑथर की भी इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेटिंग भी आ जाएगा और सर उसका चले उन्होंने ठीक हो गया। मैं अब फाइल थोड़ी सी बता। बात को वो कंक्लूड करता हूँ। शुक्रिया सबका जी। अब देखिए कि जैसे अभी यहाँ एक आर्टिकल अटैच हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि मैं बार बार मैं सवाल कर रहा था कि इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो एक स्टाइल है और इसका जो समझो कि एक ढांचा है, उस पे मुझे जवाब चाहिए था। अब देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें आर्टिकल का टाइटल लिखा हुआ है। अब ये आपने जरूर ध्यान में रखना है कि जर्नल, मजल्ला, वो रिसाला और उसके अंदर जो एक मजमून छपा है, तहकीकी मकाला छपा है, उसको आर्टिकल कहते हैं। लिहाजा कोई जर्नल और आर्टिकल को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल। उसके बाद ये सबसे पहले हो गया इसका टाइटल। फिर उसके बाद आपने ऑथर्स के जो है वो नेम और उनके इंट्रोडक्शन देखे हैं। उसके बाद आगे चलाइए, आर्टिकल को जरा आगे करें जी। अब देखिए कि यहाँ ठहरे आराम से। अब देखिए यहाँ पर एक आपको नजर आया एब्स्ट्रैक्ट। इंग्लिश में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यानी कि मुलख्खस। इस पूरे मकाले का सबसे पहले आप खुलासा दे दें। उसकी वजह यह है कि जो रिसर्चर होता है उसको अपने रेलेवेंट कंटेंट पे जाना होता है। उसको इररेलेवेंट कंटेंट के अंदर उसको उलझाना या उसका वक्त जाया करना ये मुनासिब नहीं समझा जाता। लिहाजा ये मैंडेटरी है। इसका जो इसका जो ये पार्ट है, ये जरूरी है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखें, और एब्स्ट्रैक्ट भी आप जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखें, ताकि किसी भी तरह की सर्चिंग में इसके कीवर्ड्स के मुताबिक ही इसको किया जा सके। उसके बाद इस एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कलीदी अल्फाज। तो ये कलीदी अल्फाज इसलिए लिखे जाते हैं ताकि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है आर्टिकल अपने टॉपिक के लिए, तो जैसे आजकल सोशल मीडिया पे हैशटैग का एक वो आया है रिवाज, कि उसके जो कीवर्ड्स को हैशटैग की शक्ल में लिख दिया जाता है, ताकि जो बंदा सर्चिंग से पहुंचे तो वो हमारे कंटेंट तक पहुंच जाए। तो अब उसके बाद आगे अगला जो इसका कंपोनेंट है, अगला जो इसका जुज है, वो क्या है। चलिए थोड़ा और आगे करें, ऊपर करें आराम से जरा, आराम से। फिर आप जल्दी तेजी से नीचे वापस आए ना। एक एक चीज पे थोड़ी तवज्जो देने दें, भाग क्यों रहे। और दोबारा उस जगह आए, उन्वान पे। हाँ ये देखिए तारुफ, ये उन्वान जो है वो अपनी जगह से हिल गया। इसको ये आगे होना चाहिए था, ये थोड़ा और पीछे होना चाहिए था। तो ये भाई वो जो तारुफ है ना, लफ्ज़ तारुफ, उस पे नहीं, उस पे क्यों नहीं आ रहे कि इन्होंने किया हुआ है आर्टिकल। भाई आराम से उस पे लेकर आए कि अगला पैराग्राफ स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। आगे जाएं। चले, अब ये है कि इसके बाद अगला जो इसका आता है ना, वो है इंट्रोडक्शन। भी डायरेक्ट जो है वो
मेरी आवाज मेरी आवाज है। आपकी आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही। दरमियान में आना बंद भी हो गई थी आवाज बिल्कुल। मेरा आ रही है। जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, और कहीं कहीं आखिर में थोड़ी आवाज देर नहीं के आ लिए रही। आती है या फिर गायब हो जाती है। मेरी आवाज आ रही है। आ जी रही है। उस्ताद जी, आप आ रही। चलिए, शुक्रिया भी और शुक्र भी अल्लाह का। अच्छा, तो ये रिसर्च किस कैटेगरी की है, किस जो है वो डिसिप्लिन की है, यानी कौन सा मौजू है, कौन सी साइंसेस से इसका ताल्लुक है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स ने मजीद जो है वो साइटेशन के लिए, सर्चिंग के लिए इसको देखा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ये अलग से लगाना ज़रूरी है, ताकि मजीद जो है आप कुछ और पॉइंट्स उसमें जो इब्तदाई नौयत के हैं वो डालें, और उनकी वजह से जो रिसर्चर है, जो इसको इससे इससे इस्तेफादा करा है, कि मैं बात कर सकता हूँ। जी जी, जारी रखिए। अच्छा, तो ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये भी ज़रूरी है। अ, आपने जो है वो शुरू में कम से कम एक या दो पैराग्राफ उसकी एक ऐसी तमहीद लिखनी है कि उसका पूरा जो तनाजुर है, या आप आगे क्या लेके आने जा रहे हैं, और वो सारी तीसरे नंबर पर इंट्रोडक्शन पूरा करने के बाद फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखी जाती है कि आपका जो मनहज तहकीक क्या है, आपकी तहकीक जो है वो
अप्लाइड है या बेसिक है, और क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है या जो है वो इसके अलावा कोई और है। तो ये सारी चीजें भी वहां लिखी जाती हैं। इसी तरह आपने रिसर्च के लिए टूल्स कौन से यूज किए हैं ये भी वहां लिखे जाते हैं। आप सर्वे बेस्ड, इसके बाद जो तीसरा इसका हिस्सा है इंट्रोडक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू, कि आप जो है ये बताते हैं कि मैंने जब ये तहकीक की तो मेरी इस तहकीक से पहले और इन लोग इस मौजू के जो नजदीक नजदीक टॉपिक्स बनते हैं उस पे अब तक क्या काम किया जा चुका है और अब मैं क्या जो है नया लेके आने जा रहा हूँ। अगर आपने साबका तहकीकात का जायजा नहीं पेश किया, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू आपने नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी रिसर्च जो है वो जी। तो उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू लाजमन लिखना है, वरना यह है कि आपकी रिसर्च वर्थ ही नहीं बन सकेगी। ये दावा कि मैंने दुनिया को नया पेश किया है इसके बगैर साबित नहीं हो सकता। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू आपने कर लिया, पेश किया और बताया कि मैंने ये चीजें की थी और ये मेरा गैप है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है, और अब जो है मैं इस पर हक बनता था कि मैं इस पर नई रिसर्च डेवलप करूं। उसके बाद आगे जो है डिस्कशंस आती हैं, जो रिसर्च जो आर्टिकल की बॉडी है वो इसके बाद शुरू होती है। अब आप जो है डिस्कशंस लेकर आए, डिस्कशन 1, डिस्कशन 2, बहसे अव्वल, बहसे सानी, बहसे सालिस, आप ताकि आप जो कुछ भी ऊपर आपने इंट्रोडक्शन में बताया था अब आप उसको फैला के और तमाम चीजों के साथ आप उसको लें। अच्छा, ये बॉडी आगे, उसके बाद आप आगे कंक्लूजन लेकर आते हैं, इसका अब खुलासा क्या है, और खुलासे के बाद आप तजावीज लेकर आते हैं कि आप इस रिसर्च के नतीजे में दुनिया को और मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनको आप क्या सिफारिश करते हैं, क्या आप रिकमेंड करते हैं उनको आपकी रिसर्च से फायदा उठा के सोसाइटी की सतह पे क्या चेंज लेके आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आखिर में जो है बिब्लियोग्राफी बनाई जाती है कि आपके जो सोर्सेज थे, प्राइमरी सोर्सेज थे या सेकेंडरी सोर्सेज थे, वो सारे के सारे आप वहां पर लिखें ताकि वहां से भी कोई बंदा आपकी रिसर्च की वर्थ का एक साथ जायजा लेना चाहे तो ले सके। और इसके बीच में जो रेफरेंसेस चल रहे होते हैं वो चूंकि फुट नोट पर होते हैं, तो इस वजह से उनको साथ साथ वहां पर लिखा जाता है। लेकिन क्या हवाला और रेफरेंस आप किसी भी तरह लिख सकते हैं? नहीं, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के आलमी तौर पर जो है वो स्टाइल बनाए गए हैं। एक शिकागो मैनुअल स्टाइल है, एपी स्टाइल है, और भी हैं। तो इनमें से कौन सा आपने स्टाइल अडॉप्ट किया है और उसी को आपने फॉलो करना है, उसी को आगे लेके चलना है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। अब देखिए, मैं ये सवाल कर रहा था कि आप अपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर बताएं, और यही वो चीज है जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रही है, मुमताज कर रही है किसी कहानी से, किसी किताबी मजमून से, अखबारी मजमून से, और किसी भी और नौयत के तहकीकी मजमून से। ये जो है, जो दुनिया में राइज आर्टिकल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, और कोई भी बंदा अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ आर्टिकल छपवाना चाहता है तो उसको इस फॉर्मेट को फॉलो लाजमन करना होगा। ये हमने थोड़ा सा आज एनालिसिस पेश कर दिया इस आर्टिकल का, और आज अगर आप वाइजली और अच्छे तरीके से आर्टिकल को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह आपने खुद आर्टिकल लिखने हैं और पूरी दुनिया में आपका जो नुक्ता नजर है वो पहुंचेगा और हलचल मचाएगा। अभी ये है कि यहाँ पर हमारी क्लास पूरी होती है। अब ये है कि अगली दफा की जो क्लास है वो मैं अभी से बता रहा हूँ
कि उसमें हाफ घंटा आपने ऐड करना है, यानी 3:30 बजे अगली क्लास होगी, ताकि हम आज की कमी वहां पूरी कर सकें। दूसरा ये है कि आपने अभी इस आर्टिकल का एक बेहतरीन खुलासा उसको लिखना है और लिख के जो है वर्ड की फाइल पे उसको सबमिट कराना है। ये आपका इस दफा का प्रोजेक्ट है। इसी पहले हमने कहा था कि इसको 2 दफा पढ़े, अब तीसरी दफा आपने इसको यकीनन पढ़ना भी है, तो उसका एक अच्छा और बेहतरीन खुलासा आपने लिखना है। और उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशंस का, आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, अपना लैपटॉप, अपना MS पावर पॉइंट, सारी चीजें रेडी रखें। मुल्क के अंदर चूंकि बारिशें हैं मुसलसल, तो इसलिए ओवरऑल इंटरनेट डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्बेंस होती रही। तो उसके बावजूद आज हमने एक मौजू को कवर कर लिया। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि सब शुरका एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग भी ज़रूर सुन लें, ताकि सारी चीज़ें सबको अजबर हो जाए। ठीक है जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।